हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उन दोनों न्यूज़पेपर्स के अंदर जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं हमारे इस डेली करंट अफेयर के डिस्कशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। हमारी अगर हम फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है पीवीटीजी के बारे में। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको पीवीटीजीज़ के रूप से जाना जाता है। तो उन पीवीटीजीज़ के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि उनके रिगार्डिंग में एक स्पेशल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसे यहाँ पे डेवलप किया जा सके, और जो 28 लाख के आसपास उनकी पॉपुलेशन है उसको नए जो एचडीआई के जो क्राइटेरियाज़ हैं उनके ऊपर उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वहाँ पे उनका जो डेवलपमेंट है उसे मेजर किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इंडिया ने 2022 में जो रिपोर्ट आई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर 132 जो रैंक है वो अचीव की गई थी इंडिया के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पीवीटीजीज़ के बारे में। पीवीटीजी क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रॉपर उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन ट्राइबल ग्रुप्स को यहाँ पे पीवीटीजी की जो कैटेगरी है उसके अंदर शामिल किया गया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, एक देबार कमीशन है 1973 के समय देबार कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ। देबार कमीशन के द्वारा उन ट्राइबल ग्रुप्स को जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं या कम्प्लीटली ट्राइबल हैं, आज भी जो आउटसाइड वर्ल्ड है उनके साथ उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को देबार कमीशन के द्वारा पार्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में शामिल किया गया। फिर 2006 के समय उस पार्टिकुलरली जो ट्राइबल ग्रुप है उसका जो रीनेम किया गया गवर्नमेंट के द्वारा एज ए पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट समय में जो पॉपुलेशन है उसका 8.6% एरिया, 8.6% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं। तो इनका जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे पीवीटीजीज़ की इंडिया के अंदर बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें पीवीटीजीज़ के अराउंड 22,000 के आसपास जो विलेज हैं कंट्री के अंदर, क्या हमारे सभी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या पीवीटीजी पाए जाते हैं? स्टूडेंट्स, सभी स्टेट्स के अंदर इनकी जो संख्या है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। पीवीटीजीज आपको कुछ स्टेट्स ही हैं जहाँ पे टोटल आपको देखने के लिए मिलेंगे, और टोटल 75 ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको पीवीटीजी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो हमारे यहाँ पे अगर हम पीवीटीजीज़ की संख्या की बात करें, नंबर्स की बात करें तो 75 है। 75 जो ट्राइबल ग्रुप हैं उनको पीवीटीजी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। स्टूडेंट्स, टोटल पॉपुलेशन 28 लाख है। एचडीआई के जो नए पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर इनका डेवलपमेंट है उसको मेजर किया जाएगा। अब आपको पीवीटीजीज़ के बारे में या ट्राइबल कम्युनिटी के रिगार्डिंग में जो गवर्नमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज की गई ट्राइबल ब्लॉक्स के अंदर में, ऐसे ट्राइबल ब्लॉक्स वहाँ पे जो एजुकेशन है उसे प्रमोट किया जा सके। सिकल सेल एनीमिया को जो सिकल सेल एनीमिया है जो आपको मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम हैं वो चलाए गए हैं।
और अभी रिसेंटली जो 2023 के समय जो बजट आया, उस बजट के अंदर भी 15,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है एज ए डेवलपमेंट मिशन के रूप में। प्राइम मिनिस्टर जो PVTG ट्राइबल ग्रुप हैं उन्हीं के डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में है PM का ये मिशन। अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTGs की बात करें तो आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTG हैं वो आपको उड़ीसा स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो PVTG हैं वो उड़ीसा के अंदर पाए जाते हैं। UPSC के द्वारा 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTGs की जो संख्या है कौन से स्टेट के अंदर है। सेकेंड हाईएस्ट की अगर हम बात करें आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे भी PVTG हैं वो पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इनके बारे में पता होना चाहिए PVTG कौन कौन सी ट्राइबल्स हैं और सभी स्टेट्स के अंदर नहीं मिलते हैं। हमारे जो स्पेशली अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर जो ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। इवन वहाँ पे आपको जब भी जॉब का जो रिक्रूटमेंट होगा या रिजल्ट होगा तो वहाँ पे आपको ST की जो लिस्ट है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये PVTG एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में था। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI वो पब्लिश किया जाता है UNDP के द्वारा और इंडिया की जो रैंक इंडिया के द्वारा अचीव की गई है 2022 के इंडेक्स के अंदर में 132 इंडिया की रैंक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है। उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आपको पता नहीं है तो गूगल करना और गूगल करने के बाद में बताना और अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करना उस बात को। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है कि हमारे लॉ कमीशन के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में जो भी यहाँ पे इनपुट हैं वो मांगे गए हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उनका एक यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन हो। कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से आप बिलोंग करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पर्सनल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग डील किए जाएं। तो सभी के जो लॉज हैं वो पर्सनल, सभी के जो सिविल कोड जो पर्सनल लॉज हैं वो यूनिफॉर्म हों, इसी वजह से इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके रूप से जाना जाता है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो आपको कॉलोनियल एरा के समय से ही इसकी जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलती है। बट जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ पे रूल किया करते थे उनके द्वारा जो हमारे सिविल एंड पर्सनल जो लॉज हैं उनको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट रखा, रिलीजन के बेसिस पे जो डिवाइड किया गया। आपको 1941 के समय एक BN राव कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के दौरान भी आपको काफ़ी सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं, उनके द्वारा डिमांड की गई थी, जिसके अंदर KM मुंशी हैं, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बात की गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो होना चाहिए। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटेक्स्ट की तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप देखिए हमारा जो आर्टिकल 44 है, जो हमारा आर्टिकल 44 है वो बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो होना चाहिए। यह हमारा आर्टिकल 44 है वो बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि जो हमारी DPSP हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। आप अगर इनका जो कोई भी आर्टिकल है उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में विजिट नहीं कर सकते। तो नॉन जस्टिसिएबल कहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है? आर्टिकल 37 के अंदर इसको नॉन जस्टिसिएबल बताया गया है कि DPSP के जो भी प्रोविज़न है वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें या ना करें ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो पर्सनल लॉज हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखा गया है, जो आपको शेड्यूल 7 के अंदर देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स हमारा ये जो 22nd लॉ कमीशन है उनके द्वारा यहाँ पे बेसिकली 22nd लॉ कमीशन के द्वारा बात की गई है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हैं उसके रिगार्डिंग में जो भी सजेशंस हैं वो लोग उन तक पहुंचाएं। अगर हम बात करें हमारे लॉ कमीशन के बारे में
तो हमारा जो 22nd जो लॉ कमीशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट 22nd जो लॉ कमीशन है रिसेंटली ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। समय समय पे गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और इनको जो रेफरेंस पॉइंट हैं वो इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन के समय ही बताए जाते हैं कि ये आपके रेफरेंस पॉइंट हैं। इन एरियाज़ के अंदर आपको जो रिसर्च है वो कैरी आउट करना है। लॉ कमीशन के द्वारा गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन है वो दी जाती हैं। गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आप इन एरियाज़ के अंदर आप इस तरीके से रिफॉर्म है वो ला सकते हो, इस तरीके से जो चेंज है वो ला सकते हो। 22nd लॉ कमीशन के बारे में अगर हम बात करें तो जस्टिस अवस्थी हैं, उनके द्वारा 22nd जो लॉ कमीशन है उसे हेड किया गया है। स्टूडेंट्स इससे पहले वाला अगर हम लॉ कमीशन की बात करें तो जो 21 लॉ कमीशन था, 21 लॉ कमीशन को हेड किया गया था BS चौहान सर के द्वारा। और BS चौहान सर का एक रिकमेंडेशन था उस समय में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी प्रेजेंट समय में नेसेसरी नहीं है कंट्री के अंदर में, कि नाइदर नेसेसरी एट दिस स्टेज इन द इस स्टेज के अंदर ये नेसेसरी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। ये BS चौहान सर का कोट है, उनके द्वारा बताया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में। प्रेजेंट जो हमारा यूनिफॉर्म लॉ कमीशन है उसको हेड करने वाले हैं ऋतुराज अवस्थी, जो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं उनके द्वारा हेड किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए लॉ कमीशन एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में कुछ केस हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जिन केसेज के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए उसकी बात की गई है। एक है शाह बानो केस, 1985 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। शाह बानो केस काफ़ी फेमस केस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। शाह बानो केस 1985 का ये केस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको सरला मुदगल केस है 1995 के समय, इसके 10 ईयर के बाद में आपको जो सरला मुदगल है, सरला मुदगल जो केस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सरला मुदगल केस, इन दोनों केसेस के अंदर में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई या नेसेसरी उसकी जो ज़रूरत है वो महसूस हुई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे जो जेंडर बायसनेस है वो ना देखने के लिए मिले कि किसी रिलीजन के पर्सनल लॉज इस तरीके से ना हो कि उनकी जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे जो कम्प्लीटली फ्रीडम है वो ना मिले, क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनल लॉज हैं कंट्री के अंदर। इस वजह से अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल लॉज की अगर हम बात करें तो आपको गोवा के अंदर लिटिल बिट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पे यूनिफॉर्म लॉ आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पोर्तुगीज़ के एरा के समय ही वहाँ पे उस तरीके का जो कोडिफिकेशन जो बिल है वो आपको देखा जा सकता है गोवा के अंदर। स्टूडेंट्स, गोवा को लेटर फेज में इंडिया में ऐड किया गया था, वहाँ पे एक मिशन होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें रेलवे बोर्ड के बारे में, रिसेंटली बालासोर इंसिडेंट के बाद में रेलवे बोर्ड के द्वारा जिस तरीके से सिग्नल स्टाफ का जो शॉर्टकट किया गया है उसके रिगार्डिंग में उनकी वार्निंग है कि जो सिग्नल स्टाफ है वो होना चाहिए। किसी भी एक रेलवे का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके ये एक इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, उनके द्वारा इस तरीके से रेलवे है जो फंक्शनिंग करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें रेलवे बोर्ड के बारे में तो रेलवे बोर्ड स्टूडेंट्स एक अपेक्स बॉडी है इंडियन रेलवे की, जो पार्लियामेंट के अंदर अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करती है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। 1905 के समय आप देखें कि बंगाल का जो पार्टीशन का जो समय है उसी समय में रेलवे बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। फिर 1920 के समय में सर विलियम एकवॉर्थ कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है 1920 के समय में। और जो एकवॉर्थ कमेटी है इसी के द्वारा ही जो रेलवे का जो डिफरेंट बजट है वो पास किया जाता था, अलग से जो बजट है वो यहाँ पे अनाउंस किया गया था। तो एकवॉर्थ ही कमेटी के द्वारा यहाँ पे रेलवे की पॉलिसी, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखा गया। और आप देखिए कि लेटर फेज में 2015 के समय में जब विवेक देबोराय कमेटी एंड विवेक देबोराय कमेटी जब एग्जिस्टेंस के अंदर आती है तो उस विवेक देबोराय कमेटी के द्वारा ही हमारा जो यूनियन बजट है
और जो रेलवे बजट है दोनों को मर्ज किया गया। ये आपको पता होना चाहिए कि 1921 के समय जो एक्वर्थी कमेटी है उनके द्वारा बजट है वो सेपरेट किया गया था। और जिस समय में कम्प्लीटली यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो सीट्स हैं, कोई भी पावर है मेजॉरिटी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी अचीव नहीं कर पाती थी, तो उस समय में जो रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो मैक्सिमम जो आपको अलायंस वाली जो पार्टी है उसको आपको देना होता था। और उसकी वजह से आपको यहाँ पे रेलवे के अंदर काफ़ी सारी जो फंक्शनिंग या माल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बुलेट ट्रेन के बारे में है, इंडिया के अंदर जो बुलेट ट्रेन है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन एक प्रोजेक्ट है। वहाँ पे जापान का जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है जीसा, उसके द्वारा उसको फंडिंग किया गया था। 0.1% का जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया गया था। अगर हम बुलेट ट्रेन्स की बात करें तो बुलेट ट्रेन का इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है उसे बनाया गया था, नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। और उसका मेन मोटिव यही है कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है उसको यहाँ पे प्रॉपर वे में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। इस स्पेशल पर्पज व्हीकल का मेन मोटिव यही है। और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है वो मुंबई टू अहमदाबाद है, वो यहाँ पे चलाई जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक रिवर का नाम है आज के द हिंदू के अंदर कि जो पूर्णा नदी है उसके ऊपर जो सेकंड ब्रिज बना है वो काफ़ी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। इसकी वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। तो पूर्णा नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्णा नाम की जो रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। और ये तापी जो नदी है, तापी नदी की ये ट्राइब्यूटरी है। अगर हम इसके पूर्णा रिवर के ओरिजिनेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सतपुरा हिल्स हैं, सतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे बैतूल प्लेट्यू है। सतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपको बैतूल का जो प्लेट्यू है वो देखने के लिए मिलता है। वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और महाराष्ट्र का जो जलगांव है वहाँ पे ये समुद्र के अंदर जाके मिलती हैं। महाराष्ट्र का जो जलगांव नाम की जो जगह है, तो वो जलगांव तक की इनकी जर्नी है। तापी जो नदी है उसकी ये ट्राइब्यूटरी हैं। तो तापी आपको सदर्न गुजरात के अंदर जो सूरत का जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 ऐसी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। उसके बिहाइंड का रीजन ये है, एक तो उनका जो कोर्स है, जो उनकी लेंथ है वो काफ़ी छोटी है। जो सेडिमेंट्स उनके द्वारा कैरी किए जाते हैं तो इतने सेडिमेंट्स नहीं होते हैं कि जिसकी वजह से जो डेल्टा है वो क्रिएट हो। तो ये 4 रिवर्स की अगर हम बात करें, साबरमती है, माही है, नर्मदा है और ताप्ती है। साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है। ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो डेल्टा नहीं बनाती हैं समुद्र के अंदर ड्रेन होने से पहले। आपको ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हमारी डेल्टा बनाते हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर गंगा का जो डेल्टा है, हमारी जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेल्टाज हैं और एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसे हमने डिस्कस किया पूर्णा रिवर बुलेट ट्रेन्स के बारे में। रेलवे बोर्ड है, 1905 में इस्टेब्लिशमेंट में आया, एक्वर्थी कमेटी है। इसके अलावा लॉ कमीशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की और पीवीटीजी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हमने बात की। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।